मैं श्रीमती अस्मिता कृष्णा कदम, प्रशिक्षिका, चारकोप सेक्टर 2, मनपा मराठी शाला, कांदिवली पश्चिम। पाठशाला बंद पर शिक्षा चालू इस उपक्रम अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया है। इस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज दिनांक 10 मार्च 2021, आज का सुवचन है, हमारे जानी दुश्मन का नाम है अज्ञान, उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो। आप बता सकते हैं यह किसने कहा है? यह विचार किसके है? चलो आज का दिन विशेष बताओ। आज क्या है? मैं आपको चित्र दिखाती हूँ, आप समझ जाओगे। यहाँ पे सावित्रीबाई फुले यांची जयंती। सावित्रीबाई फुले स्मृति दिन। स्मृति दिन, बराबर। सावित्री दिन, फुले स्मृति दिन। आज 10 मार्च 1897 में उनका स्वर्गवास हुआ था। प्लेग से उनकी मृत्यु हो गई थी। प्लेग की महामारी पुणे में 1897 में फैली थी, तो वह पीड़ित रुग्णों की सेवा करते हुए उनको भी प्लेग हुआ था और उनका मृत्यु हो गया था। तो पहले हम उसे स्मृति दिन के अवसर पर सावित्रीबाई फुले जी को हम विनम्र अभिवादन करते हैं। तो यह जो विचार है, हमारी जानी दुश्मन का नाम है अज्ञान, उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़ कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो। उन्होंने कहा कि असल में अज्ञान ही हमारा शत्रु है। अज्ञान के वजह से ही हम अपनी प्रगति उन्नति नहीं कर सके हैं। अविद्या के कारण ही कितना अनर्थ होता है, यह महात्मा फुले जी ने हमें बताया था। आपको मालूम है ना? देखो, उन्होंने कहा था, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिन धन गया, धन बिन शूद्र पतित हुए। इतना घोर अनर्थ मात्र अविद्या के कारण ही हुआ। अविद्या के कारण ही हमारा अज्ञान है, वो अज्ञान के कारण ही हमारी सब मति, नीति, गति, धन सब कुछ क्या हो गया था? दूर हो गया था, हमसे दूर हो गया था। इतना अनर्थ अविद्या के कारण हुआ है। इसीलिए सावित्रीबाई ने कहा है कि इस अज्ञान को क्या करना है? हमें भगाना है। तो कैसे भगा सकते हैं हम इसे? तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई करनी चाहिए। हमें पढ़ाई करके इस अज्ञान को जीवन से भगाना है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। शिक्षा
इंसान को साहसी बनाती है। शिक्षा में इतनी ताकत है कि वो हमारे जीवन के सारे दुखों को खत्म कर सकता है। इसीलिए अपना भविष्य संवारने के लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है, यानी पढ़ाई करना अपरिहार्य है। सावित्रीबाई फुले जी का आपको तो परिचय होगा ही, सभी आप जानते हैं उनको। हम हर साल उनकी जयंती और स्मृति दिन मनाते हैं। फिर भी मैं दोहराती हूँ, सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र में सातारा जिले में हुआ था। उनका विवाह महात्मा फुले जी से हुआ था। सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी। ज्योतिबा जी ने उनको पढ़ाया लिखाया। ज्योतिबा जी का कहना था कि महिला या लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षित बनाना चाहिए। महिलाएं शिक्षित बनी तो सारा परिवार शिक्षित बनता है। इसीलिए उन्होंने पुणे में लड़कियों का स्कूल खोला था, लेकिन वहां पे उनको लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई महिला आगे नहीं आई थी। तो ज्योतिबा जी ने लड़कियों को पढ़ाने का कार्य सावित्रीबाई पर सौंप दिया था। सावित्रीबाई भारत की पहली अध्यापिका बनी थी। जब सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ाने स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, गोबर फेंकते थे, क्योंकि उस समय महिला तथा लड़कियों को पढ़ाना अधर्म माना जाता था। उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन सावित्रीबाई जी डटी रही। उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया। इस कार्य में उन्हें अनेक मुश्किलों से सामना करना पड़ा, फिर भी वह अपना कार्य करती रही। उन्होंने महिलाओं के जीवन में शिक्षा की क्रांति लाई। इस क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की वजह से आज महिलाएं पढ़ लिखकर कहां से कहां पहुंच चुकी है, आसमान को छू रही है। सभी क्षेत्र में महिलाओं ने अपना अधिकार स्थापित किया है। तो आज हम पुनश्च उनके स्मृति को विनम्र अभिवादन करते हुए पाठ की ओर चलते हैं। आज हिंदी विषय में हम पढ़ेंगे मेरा विद्रोह। यह जो पाठ है, यह कहानी है, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो अध्ययन निष्पत्ति क्या होगी यह हम देखते हैं। विविध विषयों पर आधारित पाठ्य सामग्री और अन्य साहित्य पढ़कर चर्चा करते हुए द्रुत वाचन करते हैं तथा आशय को समझते हुए स्वच्छ, शुद्ध एवं मानक लेखन तथा केंद्रीय भाव को लिखते हैं। विविध विषयों पर जो पाठ्य सामग्री हमें दी है, अब यहाँ पे कहानी है तो कहानी पढ़ते हैं, द्रुत गति से पढ़ते हैं, उनका वाचन करते हैं और इस कहानी के बारे में अपने मन के जो भाव है वह लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं? तो स्वच्छ, शुद्ध एवं मानक लेखन। मानक लेखन व्याकरण का जो नियम होते हैं व्याकरण के, उनके अनुसार लेखन करते हैं। पढ़ी हुई सामग्री पर चिंतन करते हैं। किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ने के दौरान समझने के लिए अन्य संदर्भ साहित्य का वाचन करते हैं। अपने पाठक लिखने एवं लेखन के उद्देश्य को समझकर अपना मत प्रभावी तरीके से लिखते हैं। लेखक ने जो कहा है, किस उद्देश्य से यहाँ पे उन्होंने लिखा है, यह जानना है और अपना मत प्रभावी तरीके से लिखना है। अभी देखो, इस पाठ की कहा जो लेखिका है मेरा विद्रोह,
इस कहानी की लेखिका है सूर्यबाला। उनका परिचय हम करवा लेते हैं। आपका जन्म 25 अक्टूबर 1943 में वाराणसी में हुआ। वाराणसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में आपने पीएचडी की है। समकालीन व्यंग एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्यबाला जी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियां, उपन्यास और हास्य व्यंग संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। आपको प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास सराफ पुरस्कार, व्यंगश्री आदि अनेक पुरस्कार, सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियां: मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा, दीक्षांत आदि उपन्यास आपके प्रसिद्ध है। कहानी संग्रह एक इंद्रधनुष, दिशाहीन, थाली भर चांद, मुंडेर पर, गृह प्रवेश, सांझवाती, कात्यायनी संवाद, 21 कहानियां, 5 लंबी कहानियां, सिस्टर प्लीज आप जाना नहीं, मानुषगण, वेणु का नया घर, प्रतिनिधि कहानियां, सूर्यबाला की प्रेम कहानियां, 21 श्रेष्ठ कहानियां, समग्र कहानियां आदि आपके कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। उन्होंने कहानियां बहुत सारी लिखी है। हमारे पाठ्य पुस्तक में जो कहानी मेरा विरोध यह कहानी है, यह कहानी सूर्यबाला की लोकप्रिय कहानियां इस कहानी संग्रह से ली गई है। तो यह किताब है, आप संदर्भ साहित्य के लिए पढ़ सकते हैं। अब इस कहानी में सूर्यबाला जी ने क्या कहा है, किस उद्देश्य से यह कहानी लिखी है, यह जानते हैं। प्रस्तुत कहानी में सूर्यबाला जी ने बाल मन की लालसाओं, पिता की महत्वाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पाठ में आपने बताया है कि किस तरह पिता की आकांक्षाओं से दबकर बालक बालिकाओं की लालसाएं दम तोड़ देती है। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अतः हमें इन स्थितियों से बचना चाहिए। देखो, उन्होंने अच्छी तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इसका मतलब है मन के विभिन्न विचारों को, मन के विचार होते हैं, हर एक के मन के विचार अलग अलग होते हैं, तो मन के विभिन्न विचारों का क्या करना है, समीक्षा करना है। तो यहाँ पे उन्होंने बाल मन और बड़े पिता की महत्वाकांक्षा, उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण छोटे छोटे प्रसंगों से अतिशय सुंदर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तब ये बालक कैसे विद्रोही बन जाते हैं, इसका विश्लेषण उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पे किया है। तो इन स्थितियों से बचना चाहिए, बच्चों और बड़ों में संवाद होना चाहिए, एक दूसरे को समझ लेना चाहिए, यह संदेश उन्होंने इस कहानी में दिया है। अभी हम चलते हैं पाठ की ओर। मैं प्रथम परिच्छेद पढ़ती हूँ। कहानी का नाम है मेरा विद्रोह। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती है। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? हाँ, मैं गुन्नता हुआ
ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना, और अब तो हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नजरों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। देखो बच्चों, ये लड़का है 8वीं कक्षा में ही पूरा हो गया उसका 8वीं कक्षा में, तो वह अपनी कहानी बता रहा है। वह किवाड़ यानी दरवाजा धीरे से खोलकर चुपचाप दबे पाव यानी इसका मतलब है कि पांव का बिल्कुल ही आवाज न करके वो घर में दाखिल होने की कोशिश करता है। क्यों कोशिश ऐसी करता है? चोरे के भांति वो चुपचाप क्यों आना चाहता है घर में? क्योंकि पिताजी को पता न चले। लेकिन पिताजी कोने में बैठे थे, उनकी निगाह ने उसे दबोच लिया, निगाह ने नजरों ने पकड़ लिया, दबोच लिया यानी कसकर पकड़ना, तो उनकी निगाहें यानी नजरों ने उनको पकड़ ही लिया। और उन्होंने कहा कि किधर गए थे? तो वो बोला कि लॉन्ड्री में कपड़े देने। पिताजी कहते लॉन्ड्री में कपड़े हम रोज देते हैं क्या? तो वो बोलता है नहीं, हम रोज कब जाते हैं। देखो अभी वो जवाब देने लगा, तब पिताजी ने बकवास मत करो कहकर उसे चुप करा दिया। दिन भर मटर गश्ती करते फिरते, मटर गश्ती फिरना यानी आवारगी करना, मौजे से फिरना, घूमना फिरना, तो उसे मटर गश्ती कहते हैं। तो यह करते हो तो अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? अभी देखो ये हूं कह के ढीठ सा यानी दुस्साहस करके अंदर जाता है, क्या करना है तो करो, चलो, ऐसा उपेक्षा करके पिताजी की तरफ ध्यान न देते अंदर चला जाता है। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाओ, उसे लगता है कि मैं उनके जवाबों के तीर चलाऊं। जवाबों के तीर चलाना यानी ऐसे जवाब देना कि उनको घायल हो, कि पिताजी घायल हो जाए, उनको दुख पहुंचे, ऐसे वो जवाब देता। लेकिन वो चुपचाप बैठा, क्योंकि उसे मालूम था कि पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, दहाड़ेंगे, सारा घर सिर पर लेंगे, और मैं गुस्से से घर से गायब हो जाऊंगा कई कई घंटों तक, और हफ्तों भर तक मैं पिता के सामने नहीं आऊंगा। और सामने आ गए पिताजी, तो मैं ढिठाई से यानी दुस्साहस करके मैं उनके गुजर जाऊंगा, उनके सामने से, और माँ का रोना धुना शुरू होगा। अपने पूर्व कर्मों को वो दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना यानी शोक करना, दुख करना, और सिसक कर रोना, अपने दुख पर, अपने कर्मों पर वो रोती रहती है, हे भगवान कैसा बच्चा दिया वगैरह वगैरह करके उसका बिसुरते चले जाता है। ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना, ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। देखो वो कहता है कि ऐसा मैं विद्रोही यानी बगावत करने वाला, विद्रोही का मतलब है बगावत करने वाला, विरोध में जाने वाला, उद्दंड जिसको कोई दंड का भय नहीं, कोई शिक्षा का भय नहीं होता है, और ढीठ दुस्साहसी, साहस करता है। जैसे हम जो गुंडे होते हैं वैसे साहस करते हैं ना, उसमें वो क्या होता है, बहुत गर्व होता है कि मुझे कोई कुछ नहीं करेगा वगैरह वगैरह। इस तरह के बच्चे जो होते हैं उसे विद्रोही, उद्दंड और ढीठ कहते हैं। तो वैसा ही वो बन गया था।
उसे याद नहीं था कि यह सिलसिला सिलसिला यानी क्रम कब से शुरू हो गया। वह कहता है कि बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था। बच्चों, बचपन जिंदगी के सफर का एक ऐसा पल है जो हम कभी भी नहीं भूल सकते। बचपन में हमें किसी बात की चिंता नहीं होती है, सिर्फ खेलना, कूदना, मस्ती करना, घूमना फिरना, यही होता है। तो ऐसा सुनहरा बचपन, मधुर बचपन, उसका मधुर जो बचपन है वो पिता की महत्वाकांक्षा के तले दब गया था। पिता की महत्वाकांक्षा का जहर, कड़वापन उसमें मिल गया था, यानी उसका बचपन ही नष्ट हो गया था। पिता की महत्वाकांक्षा कि मेरा लड़का अंग्रेजी में स्कूल में पढ़े, बड़ा हो जाएगा, पढ़ाई करने लगेगा, वगैरह वगैरह, उनका जो महत्वाकांक्षाएं थी उसके तले उसका बचपन दब गया था, नष्ट हो रहा था। अभी भी वो दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। देखो, उसे स्कूल का पहला दिन याद आता है कि माँ ने उसे बाल सवारे, किताबों का नया बैग दिया और पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी ने भी तमाम दौड़ धूप करना यानी मेहनत करना, बहुत सारी कोशिश करना, और तमाम यानी बहुत सारी, पिताजी ने बहुत सारी कोशिश करके उन्हें कॉन्वेंट में, अंग्रेजी स्कूल में दाखिल करा दिया था। हर पिताजी के, माता पिता की अपेक्षा होती है, महत्वाकांक्षा होती है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी पढ़ाई करे, बड़ा आदमी बने। ये हर माँ बाप की इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है। तो इसके पिताजी की भी यह महत्वाकांक्षा थी कि वह अच्छे स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण। क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। देखो बच्चों, यहाँ पे उसे अंग्रेजी माध्यम में दाखला करा दिया, लेकिन घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण, माँ बाप हिंदी बोलते हैं, भाई बहन हिंदी बोलते हैं, तो उसे अंग्रेजी कम आता होगा। लेकिन जिन बच्चों के घरेलू माहौल अंग्रेजी से युक्त है, इनके माता पिता अंग्रेजी बोलते हैं, घर में सब अंग्रेजी युक्त वातावरण है, तो उन बच्चों को धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने आता था। धारा प्रवाह यानी अस्खलित, सहजता से, वो सहजता से अंग्रेजी बोल सकते थे। और शिक्षिकाएं भी वह जवाब देते थे कक्षा में, तो शिक्षिकाएं भी उन्हें क्या करती थी, शाबाशी देती थी। शाबाशी के टोकरे उछलती, यानी उनको ही शाबाशी देती थी, बरसात करती थी शाबाशी की। तो वो कक्षा में उन लोगों का ही दबदबा रहता है। अभी ये जो लड़का है, इसके घर में पूरी हिंदी तरह का वातावरण है, तो वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, तो कक्षा में वो चुपचाप बैठा रहता। बाकी के बच्चे जवाब देते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो उसके मन में ऐसा लगा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता है। उसके मन में न्यूनता का भाव बढ़ गया था और पढ़ाई में दिलचस्पी कम होने लगी। देखो, उसका आत्मविश्वास कम हो रहा था। तो लेखिका ने इस पर प्रकाश डाला है कि बच्चों को
बच्चों का व्यक्तिमत्व मातृभाषा से पढ़ाई से ही खिलता है, उनमें आत्मविश्वास आता है, परिणामी वह पढ़ाई में रुचि लेते हैं और खुद ही अपनी पढ़ाई कर लेती है। लेकिन यहाँ पे ये बच्चा है, उसके मन में पढ़ाई के प्रति क्या हो गया था, न्यूनता का भाव निर्माण हो गया था, रुचि कम हो गई थी। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी, अतः सारी मेहनत पिताजी करते, मेरी इच्छा नहीं रहती उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियों से सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ। देखो बच्चों, उसकी माँ जो होती है वो पढ़ा सकती थी घर में उसे, लेकिन अंग्रेजी था तो अंग्रेजी वो पढ़ा नहीं सकती थी, इसीलिए वह लाचार थी। तो सारी मेहनत पिताजी ही करते थे, पढ़ाई का काम पिताजी पर ही आया था। वो पिताजी से पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि पिताजी उसे डांटते थे, गुस्सा करते थे, ये पढ़ो, ये रटो, ये करो, वो करो। क्योंकि पिताजी ऑफिस से आते हैं और शाम को इनको पढ़ाने के लिए बैठते हैं, तो उनके मन में भी जरा गुस्सा होता है, तो पढ़ाने का काम करता है और वो डांटते हैं, तो क्या होता है, बच्चों को डर लगता है। पिताजी का भी उसे डर लग रहा था और पढ़ाई का, तो उसके मन में पिताजी और पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी नहीं थी, चिढ़ थी। किसी तरह देखो, तब भी शायद वो 8वीं कक्षा तक पहुंचा है, वो पिताजी के बल पर मेहनत की है उन्होंने, इसीलिए वो 8वीं कक्षा तक पहुंचा है। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी, पिताजी ने मना किया। मेरी जिद करने पर माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया, और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। देखो बच्चों, पिकनिक शब्द सुनते ही सारे बच्चों को चेहरे खिलते हैं, ये बच्चों का मानस शास्त्र है। तो बच्चों पिकनिक पर जाने के लिए जिद करते हैं। पिताजी ने यहाँ पे उसे मना कर दिया था, तो वो जिद करने लगा, नहीं मुझे जाना ही है पिकनिक को। माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी, वाद होने लगा। माँ कहती थी जाने दो, तो पिताजी नहीं, यह अड़ा ही रहा, वो जिद ही करते रहा कि नहीं मुझे पिकनिक में जाना ही है। परिणाम क्या हुआ, पिताजी ने उसे समझाया, धमकाया, डांटा, लेकिन वो मान नहीं रहा, तो भी उसे 2 चांटे लगाए और नालायक करार दिया। नालायक यानी किसी लायक का नहीं, किसी काम का नहीं, यह कहकर उसे 2 चांटे लगाए और वो बड़ा क्रोधित हो गया। पिताजी मारते हैं, डांटते हैं, तो उसके मन में पिताजी के प्रति गुस्सा उभर आता है, गुस्सा बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे पिताजी ने उसे समझा कर बता दिया होता कि हमारे पिकनिक पर जाने के लिए पैसे नहीं है या हमारी तंगी है वगैरह वगैरह, कुछ तो समझा देता तो बच्चा समझ जाता। और बच्चों ने भी इतनी ज्यादा क्या करना नहीं चाहिए थी, जिद नहीं करनी चाहिए थी। अपना परिवार की परिस्थिति जान लेनी चाहिए थी, लेकिन वो बच्चा है तो उसे पिताजी ने समझा देना चाहिए था।
कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियां लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। एक दो रुपए देते भी तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपए लाते हैं, मैं क्यों एक दो ले जाऊं। मैंने इस बारे में माँ से बात की, पर माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती थी। देखो लेखिका ने कैसा, किस तरह से बाल मन की जो इच्छाएं होती है, लालसाएं, किस तरह से, किस प्रसंग से उन्होंने यह बता दिया है। बचपन बोला, बचपन में कैसा होता है उसका बचपन, वो भी नष्ट हो गया था। यहाँ पे पिकनिक पर जो बच्चे हैं तो उसका मन जो होता है वो जाने को कहता है। अभी यहाँ पे देखो, क्लास में 10-20 रुपए लाने वाले लड़के थे और यह 1-2 रुपया लेके जाएगा तो उसे बच्चे हंसेंगे। यह ख्याल उसके मन में आता है कि सब बच्चे इतने लाते हैं तो मैं कोई 1-2 ले जाऊं। यह जो है वो बाल मन की इच्छा है कि नहीं, मुझे भी 10-20 रुपए लेके ही जाना है। वो पर्चियां लेके जाता है तो पिताजी झल्ला पड़ते। झल्ला पड़ना यानी बहुत गुस्सा करना। अभी पिताजी और माताजी जो है तो उनको अच्छी तरह से समझा देना चाहिए कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है। जो बच्चे 10-20 रुपए लाते हैं वो अमीर हो गए। लेकिन पिताजी उन पर सदा क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं। आपने शामची आई ये पुस्तक पढ़ा होगा, किताब हर स्कूल में है शामची आई। तो शाम की जो मम्मी है वो किस तरह से अपने बच्चों को, माँ शाम को किस तरह से समझा देती है। वो भी डांटती थी लेकिन किस तरह से वो उसे समझा देती थी और जिद से परावृत्त करवाती थी। आपने यह पुस्तक पढ़ी होगी, है ना। तो बच्चा शाम भी जिद नहीं करता था, बात मानता था माँ बाप की। आपने कहानी पढ़ी नहीं तो आप पढ़ो। अभी रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकता कर पहुंचा था। मैं शायद रमन से भी ज्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। वर्षगांठ का मतलब है जन्मदिन, सालगिरह। रमन यह उसका मित्र है तो उसका जन्मदिन था अगले महीने। तो उन्हें 1 महीने पहले ही उस लड़के को कहा था कि मेरे अगले महीने जन्मदिन है, तुम आना। तो यह बहुत खुश हो गया और किलकता यानी बहुत आनंद से, हर्ष से चिल्लाता हुआ घर पहुंचा। हाँ जन्मदिन है, मैं जाऊंगा जाऊंगा करके वो चिल्लाता हुआ, आनंद से चिल्लाता हुआ घर गया था। और रमन का जो जन्मदिन का उसका बेसब्री से वह इंतजार कर रहा था। क्यों कर रहा था इंतजार? क्योंकि रमन ने उसे बताया था कि किस तरह से मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ, किस तरह की तैयारियां करता हूँ, केक लाता हूँ, गुब्बारे लाता हूँ, किस किस प्रकार का उन्होंने जो चित्र उसके सामने रखा था उससे उसे जिज्ञासा निर्माण हो रही थी, बेचैनी निर्माण हो रही थी कि कब उसका जन्मदिन आता है और कब मैं वहां पे जाता हूँ। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया, नहीं जाना है। मैंने जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। गाल पर लाल निशान उभर आए। उस दिन पहली बार, देखो उस दिन
पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। अभी देखो यहाँ पे जो लालसा है बाल मन की कि नहीं किसका तो जन्मदिन नहीं मनाता था माता पिता उनके, तो दूसरे का जन्मदिन कैसा होता है यह जानने की उसकी इच्छा थी, लेकिन पिताजी ने उसे मना कर दिया। तो वो बहुत चिल्लाया, गुस्सा कर दिया, नहीं मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो पिताजी ने उस पर थप्पड़ लगाया और गाल पर निशान उधराया। पहली बार माँ ने उसे गले लगाया, उसके गालों पर हाथ फेरे और पिताजी से लड़ पड़ी। पिताजी को भी पछतावा हुआ था। अभी यहाँ पर पिताजी ने समझा कर देते हैं कि नहीं बेटा, वहां पर जाने के लिए तोहफा लेना जाना पड़ेगा, तो हमारे पास पैसे नहीं है इतने, क्या कुछ जो है वह बच्चों को बता देना चाहिए। लेकिन उन्होंने मार दिया उसको। तो माँ ने बाजार में बिस्कुट का एक डिब्बा मंगा कर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। अभी देखो ये क्यों मारा, यह बच्चे ध्यान में नहीं लेते, लेकिन मुझे मारा इस बात पर बच्चे गुस्सा उनके मन में आता है पिताजी के प्रति। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया। पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। देखो यहाँ पे पिताजी झूठ बोल रहे। रमन के पास गए तो रमन के पिताजी दरवाजे पे ही थे वेलकम करने के लिए। तो उनकी दृष्टि रमन के गाल पर पड़ी। वो पूछने वाले ही थे तो पिताजी ने क्या कहा कि सीढ़ी से वो गिर गया और मैंने कहा कि दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जा। अभी वो घर पे मना कर रहे थे, यहाँ पे बोल रहे कि मैंने कहा कि जन्मदिन है, जाओ। अभी इससे क्या होता है देखो, मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे, मक्का और निर्दयी है, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। अभी देखो कि बड़े लोग जब झूठ बोलते हैं तो बच्चों के मन की अवस्था क्या होती है। वो गुस्से से पागल हो गया। इसका मन किया कि उनको बोलूं, उनके पापा के, रमन के पापा के सामने ही बोलूं कि कैसे झूठे हैं, मक्कार यानी कपटी और निर्दयी, निर्दयी यानी जिसका हृदय नहीं है, बहुत क्या बोलते हैं उसे, निर्दयी, जिसमें दया ना हो तो उसे निर्दयी कहते हैं। वो मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। कुछ बोला नहीं क्योंकि पिताजी है, बड़े हैं, तो कोई बोल नहीं सकता, बच्चे लोग। तो गुस्से से वह घुरता रहा और उंगली पकड़ अंदर चला। तो किस प्रकार इस बच्चे के मन में पिताजी के प्रति गुस्सा निर्माण हो गया, बढ़ गया है। ये छोटे छोटे प्रसंगों से लेखिका ने बड़े सुंदरता से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ। ढेर ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफिया, गुलदस्ते सा सज्जा, उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी। देखो कैसा वर्णन उन्होंने किया है। उसने कभी देखा नहीं होगा तो उसे लगा मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ।
रंगी बिरंगे गुब्बारे हैं, रिबन्स है, प्रेजेंट्स है, ट्रॉफिया, गुलदस्ते जैसा और विशेष उल्लास से हंसते हुए उसके मम्मी डैडी, क्योंकि उसके मम्मी डैडी कभी ऐसे हंसते हुए उन्होंने देखा नहीं होगा, तो यह सब उसने कभी देखा ही नहीं था। तो घर लौटकर पहला प्रश्न, बालमन का पहला प्रश्न देखो, बालमन की इच्छा। उन्होंने माँ से प्रश्न किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? जिस बालक का जन्मदिन नहीं मनाते माता पिताजी, उसके मन में यह प्रश्न होगा ही। वह जब बच्चा दूसरे के जन्मदिन पर जाता है, वह देखता है सब, तो उसके बाल मन में यही इच्छा होती है कि मेरा भी जन्मदिन क्यों नहीं ऐसे मनाते। उत्तर में पिताजी की झिड़की ने उसके प्रति उपेक्षा व आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। पिताजी ने उसको समझा नहीं दिया, झिड़का रहा, क्यों करना है, हम नहीं करते, ये बड़े लोगों का काम है वगैरह वगैरह करके झिड़का दिया होगा। तो पिताजी के प्रति उनके मन में उपेक्षा, उपेक्षा करना यानी नजरअंदाज करना। पिताजी की हर बात को वह नजरअंदाज करता गया। आक्रोश यानी कोसना, पिताजी को वो कोसता गया। तो ये दो जो भावनाएं थी उसके मन में, वह और भी बढ़ गई। शायद धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह ने लेने लगा। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया, जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता। क्योंकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अतः पढ़ाई से भी मुझे उतनी ही चिढ़ हो गई थी जितनी पिताजी से। देखो, उसके मन में पिताजी के प्रति उपेक्षा थी और आक्रोश भी था। तो धीरे धीरे उपेक्षा और आक्रोश का स्थान किसने लिया? विद्रोह ने। विद्रोह यानी बगावत करना, हर बात पर विरोध करना। अनजाने में, जाने अनजाने में उसके अंदर पिताजी का शत्रु पैदा हुआ। वो हर समय पिताजी को तंग करता था, दुखी करता था, दुखी करने की स्कीमें बनाता, तरकीबें निकालता। पिताजी जो कहता है उसके विरुद्ध ही करता था कि जिससे पिताजी को दुख पहुंचे। वह अन्याय का बदला लेना चाहता था। पिताजी ने उस पर जो अन्याय किया है, अभी आपने देखा कि किस किस प्रसंग से उसे लगा कि पिताजी ने मुझे अन्याय किया है, मुझे मारा है, पीटा है, तो उसका बदला लेने के लिए वो ऐसा विद्रोही बन गया। चूंकि का अर्थ है क्योंकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। अभी देखो यहाँ पे पिताजी और पढ़ाई उसे सेम ही लग रहे थे, पर्यायवाची लग रहे थे। पिताजी के प्रति और पढ़ाई के प्रति उसके मन में बहुत सारी चिढ़ उत्पन्न हो रही थी और हो गई थी। घर में छोटी बहन शालू और उससे छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंगहाली और भी बढ़ गई थी। शायद इसी वजह से मैं ज्यादा विद्रोही हो गया था। अब बात बात पर पिटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पिटने का डर भी दिमाग से काफूर हो गया और मैं दुस्साहसी हूँ। पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता। देखो, घर में और भाई बहन आ गए, शालू और मंटू, तो उनकी तंगी और बढ़ गई थी। तो शायद पिताजी भी हर बात पर उसे मना कर रहे थे होंगे और ये जिद कर रहा होगा और उनका पिटना यह आम बात हो गई थी। हम बार बार बच्चों को पीटते हैं तब बच्चों का मन पिटने, जो डर होता है पिटने का, वो काफूर हो जाता है, गायब हो जाता है
और बच्चे उद्दंड बनते हैं, ढीठ बनते हैं, दुस्साहसी बनते हैं। इसीलिए बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, ये बड़ों को समझना चाहिए था। लेकिन पिताजी वो समझ नहीं पा रहे थे। पिताजी के हाथ उठाते वो घर से भाग खड़ा होता था। मार का डर ही नहीं था, पीटने का डर नहीं था, या डांटने का डर नहीं था। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक यह कहानी का अध्ययन करेंगे। अगली तासिका को हम अगला कहानी का जो अगला भाग है वह उसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अभी हम देखते हैं, पहले मैंने जो शब्द दिया है, यहाँ पे शब्द वाटिका मैंने दी गई है, शब्द का अर्थ बताया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किवाड़, दरवाजा, मैंने बताया था सबका अर्थ। किवाड़, दरवाजा, कोशिश, प्रयास, निगाहें, नजरें, डिटाई, दुस्साहस, उद्दंड, अक्खड़, तमाम, सब, खूब सारा, माहौल, परिवेश, वातावरण या परिस्थिति, दबदबा, रौब, वर्षगांठ, जन्मदिन, बेसब्री, आतुरता, डपटना, डांटना, मक्कार, कपटी, उल्लास, हर्ष, आनंद, सिलसिला, क्रम, धारा प्रवाह, सहज, अस्खलित, प्रवाहित, विद्रोह, बगावत, लाचार, विवश, बेचैन, अशांत, अधीर, आतुर, बेताब, उपेक्षा, नजरअंदाज, अवहेलना करना, छोड़ देना, नजरअंदाज करके छोड़ देना, आक्रोश, कोसना आदि शब्द आए हैं, उनका अर्थ है। अभी मुहावरे जो आए हैं उनके अर्थ: दबे पांव आना, चुपचाप आना, पांव का बिल्कुल ही आवाज न करके आना, मटर गश्ती करना, मौज में घूमना, आवारगी करना, किलकना, खुशी से चिल्लाना, बिसुरना, चिंता करना, खेद करना, दौड़ धूप करना, बहुत प्रयास करना, झल्ला पड़ना, तुरंत गुस्सा करना, काफुर होना, गायब होना, अदृश्य होना। तो बच्चों, अब हम मूल्यमापन देखते हैं। चलो, पहला प्रश्न है, बेटे की मातृभाषा कौन सी थी? बेटे की मातृभाषा कौन सी थी? मराठी, हिंदी, अंग्रेजी? हिंदी। वेरी नाइस, हिंदी। बेटे की शिक्षा के माध्यम की भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी? अंग्रेजी। गणेश। वेरी वेरी नाइस। कक्षा में किन लड़कों का दबदबा था? रईस लड़कों का, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों का, या ढीठ लड़कों का? रईस लड़कों का। रईस यानी श्रीमंत लड़कों का, या धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों? अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों का। हाँ, वेरी नाइस। धारा प्रवाह ने अस्खलित अंग्रेजी जो बोलते उनका ही दबदबा वहां चलता था। शिक्षिकाएं उन पर ही शाबाशी देती थी, उनको ही प्रोत्साहित करती थी। किसका जन्मदिन था? शालू का, रमन का, मंटू का? रमन का, प्रीति राठौड़। वेरी नाइस, रमन का। अभी सही कारण चुने। लड़के की माँ उसे पढ़ा नहीं पाती थी क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी, औरतों को पढ़ना मना था, उसे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता था। उसे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता था।
हर्ष सुळे। हर्ष। क्या नाम बताया? हर्ष सुळे। हर्ष सुळे। वेरी नाइस। घर में तंगहाली और भी बढ़ गई थी क्योंकि, यहाँ पे डबल आया, क्योंकि पिताजी की नौकरी छूट गई थी, बहुत महंगाई बढ़ गई थी, घर में छोटी बहन शालू और उससे छोटे मंटू का आगमन हुआ था। घर में वेरी नाइस। बोलो बोलो। घर में छोटी बहन शालू और उससे छोटे मंटू का आगमन हुआ था। गायत्री चाळके। गायत्री। वेरी नाइस, वेरी नाइस। घर में छोटी बहन और शालू आ गए थे, उनका आगमन हो गया था और तंगी बढ़ गई थी। अच्छे जवाब दिए। थैंक्स विद्यार्थी बच्चों, धन्यवाद।